एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के इस सेशन में हम लोग समराइज करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो जल्दी से शुरू करते हैं और फटाफट से चैप्टर को समराइज कर लेते हैं। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर दो चीजों की ही बात हो रही है, एक है मनी, एक है क्रेडिट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मनी। हम सभी को पता है कि पैसा कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब पैसे जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो ट्रांजैक्शंस यानी कि चीजों की खरीदी और बिक्री होती कैसे थी? तो उस टाइम के दौरान होता था एक बार्टर सिस्टम का सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन द प्लेस ऑफ गुड्स। मतलब ये रिमोट है और यहां पर ये पेन है, तो डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज करते थे विदाउट द यूज ऑफ मनी। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत इस बार्टर सिस्टम में ये थी कि यहां पर एक फीचर था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक वो चीज नहीं पूरी हो पाती थी ना, बार्टर सिस्टम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। मतलब कि जब तक दोनों पार्टीज एक दूसरे की कमोडिटी को एग्री नहीं करेंगी खरीदने और बेचने के लिए, तब तक ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। लेकिन इस चीज को सॉल्व कर दिया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। जैसे ही पैसा आता है ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। तो बच्चों, मनी बन गया एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि एक इंटरमीडिएट किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस को सफलता दिलवाने के लिए। आपको कोई भी चीज खरीदनी है, आप पैसा दो, जितनी वैल्यू की वो चीज है उतना पैसा दो और आपको वो चीज मिल जाएगी। तो एक इंटरमीडिएट की तरह आ गया और सारी प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्व कर दी गई। अब पैसा, अभी तो हम करेंसी नोट्स और कॉइन्स को यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले कौन से पैसे का इस्तेमाल किया जाता था, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ओल्डर फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो एक टाइम पर लोग जो है भेड़ बकरियों को, जो कैटल होते हैं या फिर जो अनाज होता है ग्रेन्स, उसको एज मनी यूज किया करते थे। ठीक है, तो कैटल एंड ग्रेन्स वर यूज्ड एज मनी। उसके बाद राजा महाराजा लोग आते हैं और राजा महाराजा लोग क्या करते हैं, जो सोने की चांदी की अशर्फियां यानी कि प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स होते हैं उनको यूज करने लगते हैं एज मनी। अब दिक्कत ये थी इन सिक्कों के अंदर कि भाई, मतलब जिस मटेरियल के वो सिक्के बने होते थे वो काफी प्रेशियस होता था और उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती थी। जो उस पे दाम लिखा होता था वो इतना नहीं होता था, लेकिन मटेरियल की वैल्यू ज्यादा होती थी, विच क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन फिर आते हैं हमारे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी विच आर करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। इन करेंसी नोट्स और कॉइन्स के आने से क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। अब ये जो आपके करेंसी नोट्स वगैरह है, इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि मटेरियल की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, फिएट वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब जो लिखा है उसके ऊपर उसी की वैल्यू होती है। ठीक है, करेंसी नोट्स कॉइन्स आ गए। अब इनको हम एक्सेप्ट क्यों करते हैं? बात आती है कि भाई ना तो ये एवरीडे यूज आइटम्स है कैटल ग्रेन की तरह, ना ही ये प्रेशियस मेटल्स के बने हैं, फिर भी हम इनका इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये है बच्चों, हम इसको एक्सेप्ट इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार द्वारा आरबीआई जो बैंक है उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो ही इन करेंसी नोट्स को इशू करेगा, कोई भी दूसरा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इनको इशू नहीं कर सकता, वो चीजें लीगल हो जाएगी। एंड दूसरी चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत देश में रह रहा है वो हमारे इस करेंसी को, रुपीज को रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तक भारत देश में हो, रुपी को एक्सेप्ट करोगे ही करोगे। ओके, बिकॉज दैट इज आवर करेंसी। ऑलराइट, उसी के साथ बच्चों डिमांड डिपॉजिट्स एक और तरीका है जिसके थ्रू लोग अपने पैसे को होल्ड करते हैं। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट हर किसी को सारे पैसे की जरूरत तो नहीं होती, तो जो भी सरप्लस अमाउंट होता है उसको लोग जाकर बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और साथ ही में कभी भी आप वो पैसा निकलवा सकते हो। ठीक है, आपकी मन मर्जी के मुताबिक आप कभी भी उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज वाई इनको डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। प्लस बैंक्स इन पे आपको एक इंटरेस्ट रेट भी देते हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ठीक है, उसी के साथ एक और चीज होती है, आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। चेक एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि मेरे अकाउंट से इतना इतना पैसा, जो उसमें अमाउंट लिखा है वो निकलवा कर जिस बंदे के अमाउंट पे मैंने चेक दिया है उसके अकाउंट में भिजवा दीजिए। ठीक है, तो दैट इज अ चेक। ऑलराइट, नाउ इसके बाद बच्चों मनी की कहानी तो खत्म होती है, पर बात आती है क्रेडिट की यानी कि लोन की। अब लोन क्या होता है? उधार यानी कि क्रेडिट। बट इसकी अगर डेफिनेशन पर जाएंगे तो बेसिकली दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोअर एंड द लेंडर। ठीक है, तो जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है क्रेडिट, जहां पे लेंडर जो है बच्चों, लेंडर जो लोन दे रहा है वो बोरोअर को पैसा दे रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है और बदले में बोरोअर उसको एक वादा कर दे रहा है कि मैं आपको पैसा फ्यूचर में चुका दूंगा विद द प्रॉमिस ऑफ अ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, तो यहां पर उधार की बात हो गई। फिर बात यह आती है कि बैंक्स जो है वो अपना पैसा किस तरीके से कमाते हैं, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। तो सिंपली देखो बैंक्स फंक्शन कैसे करते हैं। बहुत से डिपॉजिटर्स आकर बैंक के पास पैसा डिपॉजिट कराते हैं, जिसपे बैंक्स उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। फिर वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से 15% बैंक्स अपने पास रखेंगे कि एट एनी गिवन डे डिपॉजिटर आ भी सकता है पैसा विड्रॉ करने के लिए, और बाकी जो पैसा बचा वो बैंक दे देगा लोन में टू द बोरोअर्स। लेकिन बोरोअर से बैंक इंटरेस्ट लेगा, चार्ज करेगा, और जो बोरोअर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो काफी ज्यादा होगा।
डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट पे करेगा वो काफी कम होगा, और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो होगा बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हुई? व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। नेक्स्ट चीज आती है बच्चे यहां पर कि क्रेडिट ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है। हमारे बुआ चाचा के बच्चे नहीं है कि हमें ऐसे ही क्रेडिट दे देंगे, ऐसे ही लोन दे देंगे, वो भी नहीं देंगे। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जो कि हर लोन अग्रीमेंट के साथ होंगी। मतलब कि जिस अमाउंट का लोन दिया जा रहा है वो तो है, लेकिन उस लोन पर एक इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। ठीक है, एक ब्याज होगा जिसके समेत, मतलब लोन के अमाउंट के साथ ब्याज समेत आपको लोन को वापस करना होगा। नेक्स्ट चीज आएगी कोलैटरल। कोलैटरल होता है कोई एक एसेट जो बोरोअर के पास हो, वो जमीन हो सकती है, वो कोई व्हीकल हो सकता है, वो कोई लाइव स्टॉक हो सकता है, वो डिपॉजिट विद द बैंक हो सकते हैं। अब उस एसेट को बोरोअर को रखवाना पड़ेगा लेंडर के पास, जहां से आप लोन ले रहे हो उसके पास रखवाना पड़ेगा एज अ गारंटी कि कल को अगर हम लोन अपना चुकता नहीं करते हैं तो लेंडर जो है हमारे इस एसेट को बेचकर अपना पैसा वसूल सके। ठीक है, तो कोलैटरल इज दैट पर्टिकुलर एसेट दैट इज विद द बोरोअर। बोरोअर विल कीप दिस एसेट विद द लेंडर टिल द टाइम द लोन इज रीपेड। जब तक लोन को रीपे नहीं करा जा रहा तब तक ये लेंडर के पास रहेगा। फिर आता है मोड ऑफ रीपेमेंट, यानी कि कितनी किस्तों में कितने समय में आप लोन को चुकता करेंगे, एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, कि कोई मतलब आप ऐसे सिटीजन ही होना इस देश के, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करा आपने, तो वो सारी चीजें देखने के लिए। फिर बात आती है बच्चों सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की, कहां से आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो सोर्सेज आते हैं, एक होता है फॉर्मल सोर्स। फॉर्मल मतलब जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है इनको सुपरवाइज करने की, जहां पे आपके बैंक्स आ जाएंगे, आपके कोऑपरेटिव्स आ जाएंगे। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पूरे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है। आरबीआई ये देखता है कि क्या बैंक्स 15% कैश डिपॉजिट्स का जो होता है वो अपने पास कैश की तरह रख रहे हैं कि नहीं। जो बैंक्स है क्या वो सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन दे रहे हैं, क्या गरीबों को भी लोन दे रहे हैं कि नहीं। तीसरी चीज वो ये भी देखेंगे कि बैंक्स किसको लोन दे रहे हैं, कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बैंक्स को सबमिट करनी पड़ती है टू दी आरबीआई, किसको लोन, कितना लोन, ठीक है, कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन, ऑल ऑफ दैट। नाउ इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती इनको कंट्रोल करने के लिए, एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो लेंडर्स हैं उनके पास खुली छूट है कि वो कितना भी इंटरेस्ट रेट मांग सकते हैं, अपनी मन मर्जी से मांग सकते हैं। तो यहाँ पे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा जाता है, जिसकी वजह से जो बोरोअर होता है उसको दिक्कत ही आ जाती है कि वो लोन कैसे चुकता करे। कॉस्ट टू द बोरोअर इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है टू द बोरोअर, वो रीपे बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और बहुत बारी बोरोअर्स डेट ट्रैप में यानी कि कर्जे के चंगुल में भी फंस जाते हैं। लेकिन बच्चों इन्हीं इनफॉर्मल सेक्टर में एक बहुत ही अच्छी सी चीज, एक नई उम्मीद आई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर को तो बिलोंग करते हैं, लेकिन एक ऐसी कोशिश है जिससे कि रूरल पुअर को एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सके। 15 से 20 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक ही विलेज नेबरहुड को बिलोंग करते हैं। ये मेंबर्स रेगुलरली मिलते हैं और पैसा जो है जमा करते हैं, और जो भी पैसा इकट्ठा हुआ होता है उसमें से जिस भी मेंबर को पैसे की जरूरत होती है वो पैसा उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो दोज आर दी एसएचजीज। अब एसएचजीज के फायदे क्या है? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे गरीबों को लोन मिल रहा है। दूसरी चीज है कि बिना कोलैटरल के आप लोन ले सकते हो, आपको कोई भी गिरवी रखने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोन ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि महिलाओं को सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी जा रही है। एंड चौथी चीज ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जब मीटिंग्स होती है, जब लोग आपस में आके मिलते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारे सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करते हैं जो कि उस विलेज में चल रहे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा पूरा क्रेडिट का टॉपिक और मनी का भी टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द न्यू सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।